जब लोग कहते हैं कि ईरान, अमेरिका और इसराइल की लड़ाई अभी शुरू हुई है, तो वो सिर्फ आधी कहानी देख रहे होते हैं, क्योंकि असली कहानी मिसाइल से नहीं बल्कि हिस्ट्री से शुरू होती है। आज हम समझेंगे एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट जो हेडलाइंस में अचानक एक्सप्लोड होती है, लेकिन असल में ये 70 साल पुरानी है। ये सिर्फ 3 कंट्रीज की लड़ाई नहीं है, ये ट्रस्ट, बिट्रेयल, आइडियोलॉजी और पावर का एक डेंजरस मिक्स है। और सब कुछ शुरू होता है 1953 से। 1953 में ईरान एक डेमोक्रेसी के रास्ते पर था। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोज़दाक ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने ईरान के ऑयल को नेशनलाइज कर दिया। मतलब जो ब्रिटिश कंपनीज कंट्रोल करती थी ऑयल, वो अब ईरान के कंट्रोल में आ गया। लेकिन ये डिसीजन वेस्ट को पसंद नहीं आया। कोल्ड वॉर का टाइम था और अमेरिका को डर था कि कहीं ईरान सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में ना चला जाए। इसी फियर के चलते CIA और UK ने मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन किया और मोज़दाक की गवर्नमेंट को हटा दिया। 1953 ईरानियन coup d'etat। उसके बाद ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी को पावर में लाया गया, जो अमेरिका का क्लोज अलाई था। अमेरिका के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक विन थी, लेकिन ईरान के लिए क्या? ये एक ह्यूमिलेशन था। आम ईरानियन लोगों के लिए ये एक मैसेज था, तुम्हारी डेमोक्रेसी भी बाहर के लोग कंट्रोल करते हैं। यही से मिसट्रस्ट का बीज बोया गया। फिर आता है 1979, एक रिवॉल्यूशन जो सब कुछ बदल देता है। ईरानियन रिवॉल्यूशन। लोग शाह से नाराज थे, करप्शन, रिप्रेशन और वेस्ट के इन्फ्लुएंस की वजह से। और फिर पावर आती है अयतुल्ला खोमेनी के हाथ में। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन जाता है और उसका स्टांस क्लियर होता है, अमेरिका और इसराइल दोनों के खिलाफ। अमेरिका को ग्रेट शैतान और इसराइल को लिटिल शैतान बोला जाता है। और फिर होता है एक शॉकिंग इंसिडेंट, US एम्बेसी हॉस्टेज क्राइसिस। अमेरिकन एम्बेसी के डिप्लोमेट्स को 444 दिन तक हॉस्टेज रखा गया। इस मूवमेंट ने परमानेंटली US ईरान रिलेशनशिप को तोड़ दिया। अब दोस्ती की जगह आती है नफरत और नफरत के साथ आता है डिकेड्स का कन्फ्रंटेशन। लेकिन एक और एंगल भी है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, ईरान और इसराइल। आज हम उन्हें दुश्मन के रूप में देखते हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 1979 से पहले ईरान और इसराइल के रिलेशन काफी नॉर्मल थे, लेकिन रिवॉल्यूशन के बाद सब कुछ उल्टा हो गया। ईरान ने इसराइल को ओपनली अपोज करना शुरू कर दिया और पैलेस्टाइन के कॉज को सपोर्ट किया। ईरान ने हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट किया लेबनान में, और बाद में हमास जैसे ग्रुप्स को भी सपोर्ट किया। इसराइल के लिए ये सिर्फ आइडियोलॉजी का इशू नहीं था, ये सिक्योरिटी का इशू था। सोचो, अगर आपके आसपास अलग अलग कंट्रीज में ग्रुप हो जो आपको ओपनली टारगेट करते हैं, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? इसीलिए इसराइल के लिए ईरान एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गया। और यहाँ से शुरू होती है एक शैडो वॉर, एक ऐसी वॉर जो ओपनली नहीं होती लेकिन हर जगह चलती है। साइबर अटैक्स, असैसिनेशन, साइबोटाज, सीक्रेट ऑपरेशन। कभी ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट टारगेट होते हैं, कभी इसराइली इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक्स होते हैं। दोनों तरफ से एक इनविजिबल वॉर चल रही होती है। लेकिन फिर आता है एक और एक्सप्लोसिव फैक्टर, जो कि है न्यूक्लियर इशू। ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है, एनर्जी के लिए है, और टेक्निकली ईरान को राइट है न्यूक्लियर एनर्जी का। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है एनरिचमेंट से। सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, यूरेनियम को प्रोसेस किया जाता है लो लेवल पे, ये एनर्जी का काम आता है, लेकिन हाई लेवल पे वही मटेरियल न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए यूज हो सकता है। अमेरिका और इसराइल कहता है रिस्क बहुत ज्यादा है, ईरान कहता है ये हमारा राइट है। इस टेंशन को कंट्रोल करने के लिए 2015 में एक हिस्टोरिक डील साइन होती है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस डील के अंदर ईरान एग्री करता है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिट करने के लिए, और इन रिटर्न सैंक्शन हटाए जाते हैं। मतलब एक तरह का ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है। लेकिन ये ट्रस्ट ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता। डील ब्रेकडाउन हो जाती है, सैंक्शन वापस आ जाते हैं और मिसट्रस्ट फिर से पीक पर चला जाता है। और यहाँ से सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है, क्योंकि जब डिप्लोमेसी फेल होती है तब मिलिट्री टेंशन बढ़ता है। अब आते हैं प्रॉक्सी वॉर्स पर। ये कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट नहीं होती है, बल्कि दूसरे कंट्रीज के थ्रू फाइट किया जाता है। ईरान अपनी इन्फ्लुएंस बिल्ड करता है इराक, सीरिया, लेबनान और गाजा में। हिजबुल्लाह लेबनान में, मिलिशियाज इराक में, और गाजा में हमास जैसे ग्रुप। ईरान कहता है ये डिटरेंस है, सेल्फ डिफेंस है। अमेरिका और इसराइल कहते हैं ये एक्सपांशन है, थ्रेट है। मतलब एक ही चीज को दोनों साइड अलग नजरिए से देखते हैं, और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में कॉन्फ्लिक्ट और गहरा हो जाता है। फिर आता है एक मेजर टर्निंग पॉइंट, अक्टूबर 2023। अक्टूबर 2023 के बाद का पीरियड, गाजा वॉर के बाद पूरा रीजन इग्नाइट हो जाता है। ईरान बैक ग्रुप्स अटैक बढ़ा देते हैं, इसराइल एग्रेसिव हो जाता है, और अमेरिका ओपनली इन्वॉल्व होने लग जाता है। शैडो वॉर अब शैडो में नहीं रहता। मिसाइल्स ओपनली लॉन्च होते हैं, ड्रोन अटैक्स बढ़ते हैं, और एनालिस्ट कहते हैं ये मूवमेंट है जब हिडन कॉन्फ्लिक्ट ओपनली विजिबल हो गई। और फिर 2025-2026 के इवेंट्स इसको एस्केलेट कर देते हैं। डायरेक्ट स्ट्राइक्स, रिटेलिएशन और रीजनल वॉर का रिस्क। सिचुएशन इतनी इंटेंस हो जाती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का एक मेजर ऑयल रूट डिस्टर्ब होने लग जाता है, और इसका इंपैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहता। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, शिपिंग रूट्स, फ्लाइट सब इफेक्ट होने लगती है। अब एक इंपॉर्टेंट रोल है अमेरिका का। अमेरिका इसराइल का स्ट्रॉन्गेस्ट अलाई है।
इसराइल की सिक्योरिटी अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिकली प्रायोरिटी है और ईरान के केस में अमेरिका के कंसर्न्स क्लियर है, न्यूक्लियर रिस्क, रीजनल अटैक्स और ग्लोबल स्टेबिलिटी। इसलिए अमेरिका सैंक्शंस लगाता है, मिलिट्री प्रेजेंस रखता है और इसराइल को सपोर्ट करता है। लेकिन ईरान के पर्सपेक्टिव से देखो, ईरान कहता है हमें सराउंड किया जा रहा है, सैंक्शन से प्रेशर बनाया जा रहा है और हमें वीकन करने की कोशिश हो रही है। यही दोनों साइड अपने आप को डिफेंसिव समझ रहे हैं और जब दोनों साइड अपने आप को विक्टिम समझने लगते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। न्यूट्रल एनालिस्ट क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक सिक्योरिटी डिलेमा है। मतलब एक कंट्री अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए स्टेप लेती है, वो दूसरी कंट्री को थ्रेट लगता है और वो भी अपनी सिक्योरिटी बढ़ाता है और ये साइकिल कभी रुकता नहीं है। एक और हिडन फैक्टर है ऑयल और जियोग्राफी। मिडिल ईस्ट सिर्फ आइडियोलॉजी का बैटलफील्ड नहीं है, ये ग्लोबल एनर्जी का सेंटर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा ऑयल का पास होता है। अगर ये ब्लॉक होता है तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी शेक हो जाती है। इसीलिए ग्लोबल पावर्स भी इनडायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व रहती है। और फिर आता है ह्यूमन इम्पैक्ट। ये सब जियोपॉलिटिक्स के बीच आम लोग सबसे ज्यादा सफर करते हैं। ईरान में सैंक्शन की वजह से इकोनॉमी स्ट्रगल करती है, गाजा और लेबनान में सिविलियन कैजुअलिटीज होती है, इसराइल में भी फियर और अनसर्टेनिटी होती है और सोल्जर्स हर साइड पर अपनी जान रिस्क पर रखते हैं। और जब हम इस कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं तो ये क्लियर होता है कि ये किसी एक अटैक से स्टार्ट नहीं हुआ। ये 1953 से शुरू हुई एक चेन रिएक्शन है। 1979 ने इसे आइडियोलॉजी दी, न्यूक्लियर इश्यू ने इसे ग्लोबल बना दिया, प्रॉक्सी वॉर्स ने इसे स्प्रेड कर दिया और रिसेंट इवेंट्स ने इसे विजिबल बना दिया। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ हर साइड के पास अपना जस्टिफिकेशन है। ईरान कहता है हम अपनी सोवर्जिनिटी डिफेंड कर रहे हैं, इसराइल कहता है हम अपनी सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे हैं, अमेरिका कहता है हम ग्लोबल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ट्रस्ट हर मोड पर टूट चुका है और जब ट्रस्ट टूट जाता है तो हर एक्शन एक थ्रेट लगने लगता है और हर रिस्पॉन्स एक एस्केलेशन बन जाता है। और इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट सिंपल नहीं है, ये गुड वर्सेस एविल नहीं है, ये एक लेयर्ड, कॉम्प्लिकेटेड और ट्रैजिक स्टोरी है जहां हिस्ट्री, पावर, आइडियोलॉजी, रिवेंज और फियर के साथ मिलकर एक ऐसा एक्सप्लोजन क्रिएट करते हैं जो कभी भी पूरी दुनिया को इफेक्ट कर सकता है या फिर कर रहा है। और शायद इसीलिए इस जंग की असली वजह सिर्फ मिसाइल्स नहीं या एक रिसेंट अटैक नहीं, बल्कि वो सालों पुरानी कहानी है जहां भरोसा हर मोड़ पर टूट चुका है और हर नया डिसीजन पुराने जख्म को गहरा करता गया। और जब तक वो भरोसा वापस नहीं आता तब तक ये कहानी खत्म नहीं होगी। सो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करो, मुझे फॉलो कर दो। सेकंड या थर्ड वीडियो है ये मेरा, आपको और ऐसी काफ़ी सारी खूबसूरत सी वीडियोस देखने के लिए मिल जाएगी। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में।